फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं पम्पिंग लिम्मा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक कह सकते हैं कि हर बार किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स को देख ले, पम्पिंग लिम्मा के बारे में हमेशा पूछा जाता है। ये पम्पिंग लिम्मा क्या होते हैं और क्या इसका यूज़ होना है और ये कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, ये सब कुछ आज इस सेशन में देखने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा पिक ले रखा है जिसमें आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट एंड प्रूव पम्पिंग लिम्मा फॉर रेगुलर सेट्स, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। इसी तरीके से और भी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पर पम्पिंग लिम्मा से रिलेटेड प्रूफ करने को एक स्टेटमेंट दिया होता है और उसे आपको प्रूफ करना होता है कि ये पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने वाले हैं। पहले समझते हैं कि पम्पिंग लिम्मा क्या है। The pumping lemma is one of the basic tools in automata theory and it is used for proving properties for regular and context-free languages. ओके, तो जैसा आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में पम्पिंग लिम्मा क्या काम करता है, हम इसका इस्तेमाल करके किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से ये डिसाइड करते हैं कि ये रेगुलर है या नहीं है। इसी तरीके से कोई लैंग्वेज अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री में लिखी है तो हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है। फिलहाल आज के लेक्चर में हम सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज के लिए देख रहे हैं, क्योंकि रेगुलर के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पम्पिंग लिम्मा से आप प्रूफ कीजिए कि कोई पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक थ्योरी देख ली थी, उसी के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। व्हाट इज़ पम्पिंग लिम्मा, जिसमें डिफाइन करना है आपको। तो द पम्पिंग lemma holds in regular and context-free languages and it provides a way to prove that a language is not in one of these classes by showing its strings can be pumped or repeated in some way while still being in the languages. ओके, तो यहाँ पर पंपिंग लिम्मा से हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को डिसाइड करेगी कि वो रेगुलर है या नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है। और ये किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं जिसे हम अलग अलग क्लास में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम इस पर एक पंपिंग लेंथ से डिफाइन किया जाता है। वहाँ पर आपको ये देखना होता है कि ये स्ट्रिंग्स जो बन रही है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से एक्सेप्ट हो सकती है या नहीं, बिलोंग्स होती है या नहीं। इस तरीके से पम्पिंग लिम्मा की कुछ कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस को भी देखेंगे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पम्पिंग लिम्मा एक्चुअल में एक नेगेटिव टेस्ट है जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज को नॉन रेगुलर ट्रीट करने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर हमें बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टिशन में जाना है। कॉन्ट्रैक्टिशन कहता है कि जो चीज़ है उसको नहीं है में प्रूफ करना है। ओके, तो जब हम नहीं है प्रूफ कर देते हैं तो बात तो ख़त्म हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है वो फॉलो होता है पीसन-हॉल प्रिंसिपल। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने ये प्रिंसिपल पढ़ा होगा। इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए 5 कंटेनर है और 6 आइटम्स है। तो यहाँ पर ऐसा कंटेनर ज़रूर होगा जो 2 आइटम्स को कैरी करेगा ताकि हमारे 6 आइटम्स जो है 5 कंटेनर्स में यूज़ हो सके, है ना। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कैसे करते हैं ये सब कुछ हम आगे देखेंगे। Pumping lemma is a property of regular and context-free languages. It states that for any languages in these classes,
there exists a length such that any string longer than this length can be pumped. It means that the part of the string can be repeated or the resulting string will still belongs to the same languages. ये अदर डेफिनेशन से सेम उसी डेफिनेशंस को मॉडिफाइड करके लिखा हुआ है, थोड़े बहुत कुछ वर्ड्स यहाँ किए, बाकी मीनिंग्स वही है जो भी हमने यहाँ पर बात रखी थी कि अगर पर्टिकुलर लैंग्वेज से जो हम स्ट्रिंग्स बना रहे हैं और वो स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो पंपिंग लेंथ से डिसाइड किया हुआ होना चाहिए, तो उससे जो लेंथ बनेगी उसकी पंपिंग लेंथ की कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बार इसके रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पंपिंग लेमा है रेगुलर लैंग्वेज के लिए। यहाँ पर रेगुलर लैंग्वेज आर दोस दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। द पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम अगर रेगुलर लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो रेगुलर लैंग्वेज वो होती है जिसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा में प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करा सकते हैं। फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज एल देयर एग्जिस्ट अ लेंथ p, pumping length, such that any string s in L with length at least p can be divided into 3 parts. S is equal to x, y, z, satisfying the following conditions. यहाँ 3 कंडीशंस दी हुई है। सबसे पहले आपको पंपिंग लेंथ कैसे निकालना है, इसमें हम रिपीटिशन कहाँ कराना चाहते हैं उससे आपको पंपिंग लेंथ निकालना है, या फिर सीधा कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स को आप लीजिए जो आपकी मिनिमल स्ट्रिंग हो, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग्स को लेकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में। वही नंबर ऑफ स्टेट्स को आप पंपिंग लेंथ में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 3 कंडीशंस है वो पहला है कि लेंथ ऑफ एक्स वाई इज एट मोस्ट p, द लेंथ ऑफ y इज एट लीस्ट 1, y इज नॉट एम्प्टी फॉर ऑल i greater than or equal to 0, the string x, y power i, z is in L। अब ये तीनों चीज़ें क्या है, कैसे काम करेगी, कैसे निकालना है, ये क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले आपको पंपिंग लेमा का रेगुलर लैंग्वेज के लिए कैसे यूज़ करना है। जो आप यहाँ कंडीशंस देख रहे थे उस कंडीशंस को यूज़ करने से पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी ही है। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसमें आपको ये एज्यूम कर लेना है कि ये एल यानी लैंग्वेज जो है रेगुलर है। एज्यूम करने के बाद आपको उसमें स्ट्रिंग फाइंड करनी है और स्ट्रिंग को यहाँ पर डिनोट किया है एस से। ओके, जो एस आप वर्ड देख रहे थे, लेटर आपने एस देखा था, वो एस बिलोंग्स टू स्ट्रिंग। ठीक, तो यहाँ स्ट्रिंग जनरेट कर लेनी है और स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो आपकी पंपिंग लेंथ से कैसी होनी चाहिए, एट लीस्ट एस लॉन्ग, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हो, बड़ी हो। ओके, डिवाइड एस इंटू एक्स वाई जेड। जो स्ट्रिंग आपने जनरेट की थी उस स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, एक्स वाई जेड। एंड एक्स वाई जेड में फिर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, उन कंडीशंस को चेक करना है। ये कंडीशंस यही है जो येलो टेक्स्ट में लिखी हुई है। ठीक है, फिर इस कंडीशंस को देखकर हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है वो नॉट रेगुलर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिशंस निकालना है। और ये कॉन्ट्रैक्टिशंस कैसे निकलेगा, जब ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ओके, हमें इसे कॉन्ट्रैक्टिशन करना है, यानी कि फॉल्स करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक अगर फॉल्स हो जाता है तो हम ये कहेंगे
कि हमारा रेगुलर लैंग्वेज, जिसे हम रेगुलर लैंग्वेज एज्यूम कर रहे हैं, वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ए की पावर एन, बी की पावर एन, यहाँ एक लैंग्वेज दिया हुआ है। अब यहाँ ये बताना है पंपिंग लीमा की हेल्प से कि ये नॉन रेगुलर है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप था कि हमने मान लिया है कि ए की पावर एन, बी की पावर एन एक लैंग्वेज है जो रेगुलर है। ओके, अब यहाँ से सेकेंड स्टेप शुरू होगा जब हम एक स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे। और स्ट्रिंग फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ पंपिंग लेंथ, पंपिंग लेंथ। पंपिंग लेंथ p बराबर मैंने ले लिया है, मान लीजिए 3। ठीक है, अब ये p की पावर 3 ले रही हूँ, यानी कि मुझे रिपीटेशन हर चीज़ का 3 चाहिए। तो यहाँ याद रखिए a की पावर n, b की पावर n, ये रिपीटेशन को जनरेट करेगा, राइट। जो भी वैल्यू होगी वो a को रिपीट करेगी कितने टाइम्स में। तो अगर मैं p की वैल्यू 3 ले रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि क्यों ना a की पावर भी p रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन करना ही है ना। तो यहाँ मैं रख देती हूँ a की पावर p, b की पावर p। ठीक है, और p की वैल्यू क्या थी 3, a की पावर हो जाएगी 3 एंड b की पावर हो जाएगी 3। अब यहाँ से जैसे a की पावर 3 करते हैं तो यहाँ 3a जनरेट हो जाएंगे और p की पावर 3 में 3p जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको अलग अलग केस बना के देखना है, जिसमें आपको ये आप जो देख रहे हैं ये आपका स्ट्रिंग जनरेट हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रिंग जनरेट हो गया है जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, क्या हमारा पंपिंग लेंथ जो है हमने जो लिया था, सॉरी, इसका लेंथ जो है पंपिंग लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा है या नहीं है, ज़्यादा है या नहीं है? बिल्कुल है। ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है। क्या इस कंडीशन को यहाँ मेंशन किया गया था? नहीं, अभी तक तो वो कंडीशन नहीं आया है। यहाँ पे कंडीशन हमने इसके पार्ट्स पर अप्लाई की है। ठीक है, तो अभी हमने इसका पार्ट्स नहीं डिफाइन किया है, यानी एक स्ट्रिंग जो बनी है इसके पार्ट्स करते हैं 3 पार्ट्स में, x, y, z। तो केस 1 में हम देखते हैं 3 पार्ट्स में किस तरीके से हो सकता है इसका 3 पार्ट्स। एक बार ए के लिए देख लेते हैं, एक बार बी के लिए देख लेते हैं और एक बार बीच में ए भी ले लेते हैं। ऐसा केस देखते हैं। ठीक है, तो ए बी बी बी, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ये वाले पार्ट को y। ठीक, इस वाले पार्ट को y ले लिया है और इस वाले पार्ट को मैं ले रही हूँ z। ठीक है, येलो पार्ट है आपका x और y पार्ट है आपका डबल a और ट्रिपल b आपका बन रहा है z। ये 3 पार्ट मैंने यहाँ कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे केस 1 बन गया। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या आ सकता है? केस 2 की बात करें तो केस 2 आएगा आपका ए, पहले मैं ये लिख लेती हूँ। केस 2 मैंने ये ए के लिए लिया था, सॉरी केस 1 मैंने ए वाले के लिए लिया कि मैं y की वैल्यू जो है ए के लिए रखती हूँ।
ठीक है, y इन a कॉम्बिनेशन बन रहा है ना यहाँ पे, और एक बार कॉम्बिनेशन लेती हूँ कि y में b आए, b सिर्फ और b आए। ठीक है, b के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे b जो है ए वाले पार्ट में आ रहा है, तो इस वाले पार्ट को मैंने b रख दिया। ठीक है, और इस वाले पार्ट को मैंने x रख दिया, और लास्ट पार्ट मेरा z हुआ। कैसे आएगा? ये वाला पार्ट x है, ये y है और ये z है। ओके, ये केस 2 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम केस 3 पे, जिसपे हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि जिसपे y में a भी हो एंड b भी कॉम्बिनेशन में हो। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आपको फिर से लिखनी है, a 3 बार a था और ये b। यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन केवल यहाँ पर आएगा कि एक बार a एक बार b, a और b एक साथ चाहिए ना, तो हमने ये ले लिया। ये बनेगा हमारा y और ये बन जाएगा हमारा x। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से देखना। x y z इतना कर लिया। इस स्टेप्स को हम कहते हैं डिवाइड x y z। ठीक है, अब हमने s को x y z में डिवाइड किया, ये वो स्टेप्स थी, इसे मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें कंडीशंस को चेक करना है, और कंडीशंस को चेक करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे हम y पर i की पावर। ठीक है, तो पहले तो दो कंडीशन देख लेते हैं ज़रा, दो कंडीशंस ट्रू हो रही है या नहीं। तो पहला कंडीशन कह रहा है कि लेंथ जो है एक्स वाई की एटमोस्ट p यानी कि p से इक्वल होनी चाहिए या फिर p तक ही लेना चाहिए। ठीक है, p से ज़्यादा तो नहीं हो रही है, चेक कर लेते हैं एक्स वाई में। तो यहाँ पे आपको एक्स वाई का चेक करना है। यहाँ पे एक्स और वाई की लेंथ देखिए, केस 1 में एक्स और वाई की लेंथ, केस 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्स वाई की लेंथ जो है पी के कंपैरिजन में क्या है, ग्रेटर देन है क्या, तो ये एक्स वाई की लेंथ हो रही है 3। ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन है, नहीं भाई इक्वल आ रही है पंपिंग लेंथ के। नेक्स्ट केस में देखते हैं, लेंथ ऑफ एक्स वाई क्या है, यहाँ पे लेंथ एक्स और वाई की, एक्स और वाई कितनी आ रही है वाई तक, 3 + 2 5। यहाँ पंपिंग लेंथ की डिसीजन क्या आ रही है कंपैरिजन में, एटमोस्ट की बात हुई थी, यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है या नहीं। है ना, p की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ तो कंडीशन ही फेल हो गई। ये तो ये कंडीशन हो रही है इस तरह की, और यहाँ ये अलाउ नहीं है। कंडीशन में कहा गया था कि एक्स वाई एटमोस्ट p है। इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई लेंथ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि मीनिंग क्या रहती है, एक्स वाई जो है एटमोस्ट p का मतलब इक्वल हो या फिर इस तरह से हो, p ग्रेटर देन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो कंडीशन तो यहीं पे फेल हो गई है ना, फेल तो यहीं पे हो चुकी है, हम आगे देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जाए तो ही आपका समझ जाना है कि ये नॉन रेगुलर में है। ठीक है, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए मैं सभी स्टेप्स को फॉलो करके बताऊंगी। ठीक है,
एग्ज़ाम में भी आपको तीनों स्टेप्स करके दिखानी है, तीनों कंडीशंस को फेल करके दिखाना है, ठीक है। एक्स वाई, यहाँ पे लेंथ कितनी है 4 है, इसकी वैल्यू भी देखें तो ये भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केस ऐसे मिले हैं जहाँ पे हमारा पंपिंग लीमा का कंडीशन जो है ये अनसेटिस्फाई हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि y जो लेंथ है वो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए, इट्स नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि y की लेंथ क्या इज नॉट एम्प्टी है, नहीं, y तो कभी 2 आ रहे हैं, जनरली 2 ही क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ तो वो सेकेंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अनसेटिस्फाइड है। अब लास्ट कंडीशन है फॉर ऑल i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 द स्ट्रिंग एक्स वाई की पावर i सेट इज इन L। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी तक एक्स वाई सेट निकाले थे, अब एक्स वाई सेट में एक चेंज करेंगे कि y पर हम i रख देंगे एज अ पावर, ठीक है। तो जैसे ही y पर हम i की पावर लिख देते हैं कि y की पावर i है, i की वैल्यू चेंज करते हुए हम और नए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ, ओके। तो ये वाला जो कंटेंट था इसे मैंने यहाँ से कॉपी करके इधर रख रही हूँ, ठीक है। ओके, अब हम देखिए क्या करते हैं, हर एक केस में y के ऊपर पावर लगाएंगे, ठीक है। किसकी पावर लगानी है, i की। कैसे, x था, y है, और y की पावर लगाएंगे हम i एट z। यहाँ पे i जो है हम 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, जो कुछ आपको ठीक लगे। तो मैं पहले केस में i की वैल्यू जो है वो रख रही हूँ, i की वैल्यू 2, ठीक। तो i की वैल्यू 2 रखेंगे हम सारे केस में। तो केस 1 की कंडीशन में देखिए, केस 1 में आपको y की पावर i इस तरीके से लिखना है। तो y की पावर i लगा के कैसे रखेंगे आप, यहाँ पर ही कर देती हूँ, x की इधर लगा देंगे y की पावर i, और जैसे ही y की पावर i आ जाएगी तो i इज इक्वल टू 2, तो मैं कहूँगी y की पावर 2, ओके, x y की पावर 2, और जैसे ही x y की पावर 2 होती है, अब मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा भाई, यही तो मीनिंग हो रहा है इसका कि x पे तो कुछ नहीं है, y के पार्ट में हमें पावर लगाना है, ठीक है। तो जैसे ही हम पावर लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डबल ए की पावर है 2, यानी डबल ए को 2 बार रिपीट करना है, ठीक। तो यहाँ पे सिंगल ए एक्स का ले लिया, डबल ए 2 बार है y की पावर 2 होने की वजह से, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आया ट्रिपल बी एक ही बार है क्योंकि सेट पे हमने पावर नहीं लगाया है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेना है, y की पावर 2। तो ये वाला y का जो पार्ट था इसके ऊपर हम लगा रहे हैं पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगी स्ट्रिंग, ए एक्स का पार्ट है, बी का पार्ट है डबल बी, 2 बार रिपीट होगा, 1 और 2, ठीक है। देन लास्ट जेड का पार्ट बी, ओके।
केस 3 की कंडीशन में क्या होगा? केस 3 के कंडीशन में भी वही होगा, y की पावर 2 ab की पावर 2। ठीक, यहाँ पे अब हम लगा रहे हैं, x का पार्ट लिखेंगे a, y के पार्ट में हमने पावर लगाई है, y का पार्ट है ab एंड z का पार्ट है bb। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब यहाँ पे हम सारे केस देख चुके हैं, क्या सारे केस के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रिंग लगा ली है, i की पावर हमने चेंज की है 2 से। ठीक है, अब कंडीशन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि i ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थी, हाँ हमने 2 ली थी। ठीक है, द स्ट्रिंग x y की पावर i सेट इज इन l। चेक कीजिए क्या ये जो स्ट्रिंग हमने यहाँ जनरेट किया है अभी अभी i की पावर चेंज करके, मतलब i की वैल्यू चेंज करके जो पावर लगाई है y पे, उससे जो स्ट्रिंग बनी है क्या ये एक्सेप्टेबल है? चेक करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था a की पावर n b की पावर n, राइट? तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ a की पावर n एंड b की पावर n, तो मुझे पता है अगर मैं n लिखती हूँ, n इज इक्वल टू 2 लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या है, a की पावर 2 b की पावर 2 d a b b, a और b दोनों ही फॉलो हो रहे हैं एक दूसरे से। अगर 2 टाइम a है तो 2 टाइम b है, राइट? यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, a की पावर 2 b की पावर 2। तो यहाँ देखिए क्या यह फॉलो कर रही है, 1 2 3 टाइम्स a है एंड सॉरी 1 2 3 4 5 टाइम्स a है एंड 3 टाइम्स b है। तो केस 1 में तो आपका ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ठीक है, ये कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स हो चुका है केस 1 में। कहाँ पर फेल हुआ है? ये फेल है केस 1 में। केस 2 देखिए, 1 2 3 a 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी केस 2 में भी ये फेल है। ओके, नाउ लास्ट देख लेते हैं, 1 2 3, ये तो पूरी तरह से ही फेल है क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हैं हम कि a के बाद b है। ओके, a के बाद b है, b के बाद कोई a नहीं आ रहा, तो यहाँ पे केस 3 भी फेल। ओके, तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आपका आ रहा है क्या लिखा था इस कंडीशन में, फाइंड अ कॉन्ट्रडिक्शंस इफ यू कैन फाइंड एन i सच दैट x y की पावर i z इज नॉट इन l, देन l इज नॉट रेगुलर। क्या हमें यही कंडीशन फाइंड हुई है? एक्जैक्टली हमें यही कंडीशन फाइंड आउट हुई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस है, कॉन्ट्रडिक्शंस होने की वजह से यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक पंपिंग लेमा का यूज़ करके किस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज को प्रूफ किया जाता है। यहाँ पे आपको जो बेसिक बातें हैं वो ये याद रखनी है कि ये एक नेगेटिव टेस्ट है,
यहाँ पे एज्यूम रेगुलर का करते हैं, लेकिन प्रूफ किया जाता है कि ये नॉन रेगुलर निकले। अगर जब तक हम काफ़ी कोशिश करने के बाद ये सिद्ध करते हैं कि ये सारे कंडीशंस को फुली सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो रेगुलर होगी। ओके, ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो रेगुलर होगी। बट हमारा पूरा फोकस रहता है नॉन रेगुलर टाइप। जब प्रूफ करने के क्वेश्चंस आते हैं तो जनरली उस क्वेश्चंस में यही पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए कि ये लैंग्वेज जो है नॉन रेगुलर है। हम देखकर पता लगा सकते हैं जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, बट आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको सारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ पंपिंग लीमा। एक एप्लीकेशन हमने अभी देखी कि हम यहाँ नॉन रेगुलरिटीज यानी नॉन रेगुलर लैंग्वेज को प्रूफ देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री के जो कॉन्सेप्ट होते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से रेगुलर लैंग्वेज के टर्म में काम करते हैं, ठीक वैसे ही नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री को यहाँ प्रूफ किया जाता है। ठीक है, थर्ड जो एप्लीकेशन है कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प मिलती है। द पंपिंग लीमा इज यूजफुल इन एनालिसिंग स्ट्रक्चर इन लैंग्वेजेस in the context of the informations on how strings could be pumped. It may be possible that the researchers could in turn get some insights of the repetitive patterns and underlying properties of the languages. Okay, and next application से designing automata, जहाँ पे हम ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि रेगुलर है कि नहीं है, तो इससे हमें ये डिसाइड करने में भी आसानी होती है कि यहाँ पे किस टाइप का ऑटोमेटा आएगा। अगर पर्टिकुलर लैंग्वेज रेगुलर होगी तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा। अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो उसका पीडीए बनेगा। ओके, इस तरीके से हम यहाँ ऑटोमेटा को डिसाइड कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग लैंग्वेजेस क्लासेस, वही बात आ रही है घूम फिर के, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि कौन से क्लास की लैंग्वेज है। इट हेल्प्स क्लासीफाई एंड सिंप्लीफाई सच लैंग्वेजेस क्लासेस थ्रू क्लियर क्राइटेरिया इन डिटरमाइनिंग वेदर लैंग्वेजेस इज अ रेगुलर और कॉन्टेक्स्ट फ्री वन। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग विच लैंग्वेज इट इज, वी कैन इजीली डिजाइन द मशीन और मॉडल फॉर देम। And also it is useful for algorithm development. यहाँ पे एल्गोरिथम का डेवलपमेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि हर तरह की लैंग्वेजेस को जब हम कोड करते हैं तो कोड में करने से पहले हम उसका एल्गोरिथम ही तो लिखते हैं, है ना। तो यहाँ एल्गोरिथम को तैयार किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो अभी तक आपको समझाए हैं, जो बातें हैं उसी के बेस पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस इज जनरली यूज्ड फॉर प्रूविंग। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शंस बताना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होना चाहिए कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉजिक ऑफ पंपिंग लीमा इज एन एग्जाम्पल। तो किस एग्जाम्पल के ऊपर हमारा पंपिंग लीमा काम करता है, हमने शुरुआत में ही इसके बारे में बात की थी। आंसर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स रिगार्डिंग पंपिंग लीमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस। तो यहाँ रेगुलर लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में पंपिंग लीमा जो है जिसमें फॉल्स है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशंस हो सकती है। पहला ऑप्शन है, सेटिस्फाई पंपिंग लीमा इज अ नेसेसरी कंडीशंस फॉर लैंग्वेजेस टू बी रेगुलर। सेटिस्फाई पंपिंग लीमा इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर लैंग्वेजेस टू बी रेगुलर। नॉट सेटिस्फाइंग पंपिंग लीमा इज अ नेसेसरी कंडीशंस फॉर लैंग्वेजेस टू बी रेगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फॉल्स होंगी, यहाँ मल्टी चॉइस है। ओके, यानी एक से ज़्यादा 2 ऑप्शंस यहाँ हो सकते हैं आपके करेक्ट आंसर के लिए।
ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। और लास्ट क्वेश्चन है, जब आपको पंपिंग लीमा का यूज़ करके इस तरह से इस लैंग्वेज को बताना है कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, 0 की पावर n एंड 1 की पावर n, सेम वही स्टेप्स हैं, उसी स्टेप्स की तरह करना है। सबसे पहले आपको एज्यूम कर लेना है कि मान लीजिए ये लैंग्वेज L है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी स्ट्रिंग निकालनी है, जिसके लिए आपको एक पंपिंग लेंथ डिफाइन करनी है। अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या लेंथ लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा बड़ा नंबर ही रखना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है इसे सॉल्व करने में, इसलिए 3 जो है एक स्टैंडर्ड नंबर है पंपिंग लेंथ के लिए। जनरली सब यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आप p की पावर या p जो है p का वैल्यू 3 ही रख सकते हैं। तो यहाँ रिपीटेशंस अलाउ होगा यहाँ पे, तो आप 3 से 4, 5 भी रख सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि 3 रखने से ही काम हो जाएगा आपका। तो p की वैल्यू आपको 3 रख देनी है, और 0 की पावर n 1 की पावर n है, तो 0 की पावर n को चेंज कर देना है 0 की पावर p के साथ, एंड 1 की पावर n चेंज हो जाएगी 1 की पावर p के साथ। p की वैल्यू 3 रखिए तो 0 की पावर 3 होगी, 1 की पावर 3 होगी, और 0 की पावर 3 यानी 000 हो गए, और 1 की पावर 3 यानी 000। अब ये 111, ओके। तो आपके पास जो स्ट्रिंग आएगी उस स्ट्रिंग को डिवाइड कर देना है 3 पार्ट्स में, और यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज देखनी है। 3 केस देख लेने हैं आपको। पहले केस में आपको देखना है कि सिर्फ और सिर्फ 0 के साथ लिया जाए y का पार्ट, और दूसरे केस में y के पार्ट में आपको 1 ले लेना है, और तीसरे केस में आपको 0 और 1 का कॉम्बिनेशन ले लेना है। इस तरीके से आपका पार्ट तैयार हो जाएगा हर एक अलग अलग केस में। केस 1, केस 2 और केस 3 का जो XYZ है, अब उसको आपको देख लेना है पहली और दूसरी कंडीशंस को चेक करते हुए कि पंपिंग लीमा की ये दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल है या नहीं। वैसे तो हम चाहेंगे कि सेटिस्फाइड ना हो, एक भी अगर कोई केस जो है अनसेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं सीधे प्रूफ पे कि हमारा ये लैंग्वेज जो है नॉट रेगुलर है, ओके। एक भी केस में अगर ऐसा देखने को मिल जा रहा है कि आपकी पंपिंग लीमा की 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाई है, ओके। और ये इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप और करना है, क्योंकि यहाँ भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सवाल ये होता है ना कि 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको सारा स्टेप्स लिखना होता है। पर अगर जब आप कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम पे आते हैं तो आपको पहला और दूसरा स्टेप से ही आपको काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि आपको तीनों कंडीशंस को या वहाँ पर अनसेटिस्फाई करके दिखाना है, ठीक है। तो आपको मेरी बातें याद रहेंगी, आई होप सो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।